Yes. Good morning, students. Again, we are continue to study the continuity. हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से किसी फंक्शन को हमें डिसाइड करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसमें दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ओवरऑल कंटिन्यूटी, वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज इन द डोमेन, and second one, for a given function we have to check the continuity at some given points. तो आज हम उसी से कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फंक्शंस हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, ग्राफिकली हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्वेश्चन इज discuss the continuity of trigonometric functions sin x, cos x and tan x. So first of all I am taking the function sin x. Let the function is sin x. This function is continuous or not. So in the domain I am taking a point k, that is a real number. Let k is a real number. तो अगर उस रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि के हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, तो ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि इस के पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन और उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड आल्सो इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जो भी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर इनमें से ये वैल्यू सेम नहीं आती हैं, इक्वल नहीं आती हैं, सपोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो के पॉइंट पे हम पहले इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो एफ के, एक्स के प्लेस पे अगर के लेते हैं तब ये हो जाएगा साइन के। तो फॉर एक्स इक्वल टू के वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी साइन के। Now I am going to find left hand limit of this function. Left hand limit, it is limit h tends to 0 f k minus h. So it will be limit h tends to 0 sin k minus h। और 11th क्लास में हम लोगों ने फार्मूला स्टडी किया था साइन a माइनस बी। उस फार्मूले का अगर यहाँ पे यूज कर लें, देन इट विल बी साइन a cos b माइनस cos a sin b। ये फार्मूला स्टडी किया था हम लोगों ने। फार्मूला वाज साइन a प्लस बी, ये होता था साइन a cos b प्लस cos a sin b। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा, तो आप देखिए अगर हम cos के साथ 0 लेते हैं, cos 0 दैट इज 1
एंड साइन जीरो इज जीरो। इसका मतलब जो माइनस साइन के बाद जो हमें वैल्यू दे रखी है कॉस के इंटू साइन एच, तो साइन जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा जब लिमिट एच टेंस टू जीरो होगी। और cos 0 इज 1, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज साइन के, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि h टेंस टू जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है साइन के। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। So right hand limit of this function is limit h tends to 0 f k plus h। अब हम k पॉइंट जो लिया था उसके राइट हैंड साइड में मूव करते हैं और वहाँ पे देखते हैं उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, और k माइनस एच मीन्स उसके लेफ्ट साइड में उसके नियर बाई जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने उसकी लिमिट चेक की। तो एफ के प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन k प्लस एच। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी जो फार्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था उसको यूज कर सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट वन वी हैव यूज्ड साइन ए माइनस बी, और इसमें हम लोग यूज करेंगे साइन ए प्लस बी। तो जब माइनस साइन होता है तो साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और जब पॉजिटिव साइन होता है साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन के कॉस h प्लस कॉस के साइन h। तो यहाँ भी देखते हैं जब लिमिट h टेंस टू 0 होगी तो जो cos h है उसकी वैल्यू टेंड करेगी 1 के लिए, और साइन h की वैल्यू टेंडिंग होगी 0 के लिए। तो सेकेंड फंक्शन ये अप्रोक्सीमेट 0 होगा और फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन के। लिमिट h टेंस टू 0 सो इट इज आल्सो साइन के। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन था फॉर x इक्वल टू k के लिए, उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज साइन के, उसके बाद राइट हैंड लिमिट दैट इज आल्सो साइन के, तो तीनों वैल्यू इक्वल मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर k द साइन के मीन साइन x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो left hand limit of this function is equals to right hand limit of the function is equals to the value of the function at some point x equal to k। अब क्योंकि k जनरल पॉइंट था, किसी जनरल पॉइंट पे जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है इट मींस वो फंक्शन ओवरऑल जो डोमेन होगा फॉर ऑल द रियल नंबर्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन fx is equals to sin x is continuous at all real values of x। यानी x की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी उन सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से sin x फंक्शन को हम कह सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन द होल डोमेन। अब हम डिस्कस करेंगे cos x की कंटिन्यूटी। The second function is cos x. Now fx is equals to cos x। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फिर से हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू k इज अ रियल नंबर तो ये रियल नंबर उसके डोमेन में लाई कर रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं एफ के, एक्स के प्लेस पे अगर के लेते हैं तब ये फंक्शन हो जाएगा cos k। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सो लिमिट h टेंस टू 0 f k minus h। So it will be limit h tends to 0 cos k minus h। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं cos k minus h। तो लिमिट h tends to 0
जब h टेंड्स टू 0 होगा, अगर हम इसमें ओपन करते हैं इसको फार्मूले को, तो cos k cos h प्लस sin k sin h। अब देखेंगे यहाँ पे कि cos h जब h टेंड्स टू 0 होगा तो cos h टेंड करेगा 1 के लिए और sin h टेंड होगा 0 के लिए। तो ये वाली वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और cos h 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट निकल करके आएगी दैट इज cos k। डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 होगा देन इट विल बी cos k। सो इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, इट इज इक्वल्स टू cos k। Now finding the right hand limit, it is limit h tends to 0 f k plus h. So it is equals to limit h tends to 0 cos k plus h limit h tends to 0 cos k cos h minus sin k sin h. Again, when h tends to 0, cos h tend to 1 and sin h tends to 0. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको हम 1 के इक्वल कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos k। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था दैट वाज cos k। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया और उसकी वैल्यू आ गई cos k। उसके बाद राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया दैट इज आल्सो cos k। अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर एनी रियल नंबर k x इक्वल टू k द फंक्शन cos x इज कंटिन्यूअस। So we can say here left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function h x equal to k। तो अगर इसके डोमेन में कोई पॉइंट हम ले रहे हैं कि रियल नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, और क्योंकि जनरल पॉइंट लिया है तो इसलिए ये फंक्शन ओवरऑल इस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबके लिए कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर cos x इज कंटिन्यूअस for all x equal to k where k is a real number। तो सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि है 10x, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन है f(x) इन द फॉर्म ऑफ gx अपॉन hx, तो वो फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल द वैल्यूज अगर gx और hx दोनों कंटिन्यूअस होंगे, प्रोवाइडेड hx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो फंक्शन hx है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए। तो क्योंकि अभी हम देख चुके हैं जो 10x फंक्शन होता है दैट इज द इक्वल टू sin x अपॉन cos x। अब अभी हम लोगों ने देखा कि sin x और cos x ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो 10x भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन जो बताई गई कि उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उस पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बस हमें ये बात चेक करनी है कि cos x 0 कहाँ पे होता है, उस पॉइंट के अलावा जितने पॉइंट होंगे अदर देन दिस पॉइंट दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑल द पॉइंट्स। वी कैन राइट सिंस sin x and cos x both are continuous, therefore
tan x is also continuous at all points except, अब कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, एक्सेप्ट व्हेन cos x इज जीरो। अब cos x जीरो किस पॉइंट पे होता है? तो cos x जीरो होता है जब हम पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स लेते हैं। Means it implies that the value of x is 2n plus 1 pi by 2 where n is a integer. So tan x is continuous at all the point except the point where x, the value of x is a odd multiple of pi by 2. So we can say tan x is continuous for all real values of x except x equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is belongs to 0. तो इस तरह से हम tan x की कंटिन्यूटी को बता सकते हैं कि tan x कंटिन्यूस होगा, केवल उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं होगा जहां पे ये x की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगी, क्योंकि वो ऐसी वैल्यूज पे cos x जीरो हो जाता है और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह से हम cot x, sec x और cosec x की भी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे cot x की जब कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो cot x के लिए हम उसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है, तो sin x को चेक करना होगा कि वो किन वैल्यूज के लिए जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं तो उनके लिए sin x की वैल्यू जीरो होती है। तो cot x is continuous for all the values except where x is equals to n pi। तो वहाँ पे n pi के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, उन वैल्यूज पे ये फंक्शन अपनी जो वैल्यू होगी वो शो नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए n पाई के लिए जो cot x है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह से हम sec x और cosec x की भी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज sec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x। तो अगेन हियर डिनोमिनेटर इज cos x, तो cos x के लिए अभी हम लोगों ने देखा था कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं होता है, जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 x की वैल्यू होती है उस कंडीशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो sec x के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होगी कि sec x function is continuous for all the values of x except x equal to 2n plus 1 pi by 2 means odd multiples of pi by 2, and for cosec x it is 1 by sin x। तो sin x के लिए जो कंडीशन अभी बताई थी for x equal to n pi इस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ है। द क्वेश्चन इज सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is equals to function is defined by fx equal to x minus greatest integer x is discontinuous at
all integral points. Here this is represent the greatest integer function. सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वैसे तो 11th क्लास में खूब अच्छी तरह से सीखा था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या शो करता है? इट इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर द इंटीग्रल वैल्यू। मीन्स जैसे कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं 1.3, 1.4, तो ये इस नंबर से मीन्स 1.3 से ठीक पहले आने वाले इंटीजर को शो करेगा 1। इफ यू टेक 2.99, then the value of this greatest integer function is 2. But if we take an integer value like 1, then it is 1. If we are taking integer 2, it is 2. मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू है वो हमेशा एक इंटीजर मिलता है, और वो वैल्यू चेंज कहाँ पे होती है? जब हमें एक इंटीजर मिल जाता है, उस इंटीजर से अगर थोड़ा भी लेफ्ट साइड में रहेंगे तो हमें उससे पहले वाला इंटीजर लेना पड़ेगा। मीन्स 2.999 भी है तब हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 देगा। लेकिन जैसे ही ये 2.99 से आगे बढ़कर 3 पे पहुंचता है तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा हमें उससे ठीक पहले जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उससे ठीक पहले वाली वैल्यू हमें लेनी है। तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ कंटिन्यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेट हम किसी पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी को किसी ग्रेट इंटीजर वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है फॉर इंटीग्रल पॉइंट। लेट k इज अ इंटीजर। तो इस एक जनरल पॉइंट ले लिया जो कि एक जनरल इंटीजर है, उस पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इस इंटीजर पॉइंट के लिए जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी दैट विल बी k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k। अब अभी आपने देखा था कि अगर इंटीजर वैल्यू ही दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वही रहेगी। तो ये हो गया k माइनस के दैट इज 0। सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इक्वल टू k, 8x इक्वल टू k, the value of the function is 0. I am taking the left hand limit of this function, limit h tends to 0 f k minus h. So it is limit h tends to 0 k minus h and greatest integer function of k minus h. It is limit h tends to 0 k minus h. आप देखिए यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया है दैट इज k माइनस एच। मीन्स k कोई इंटीजर है और उसमें से एक वैल्यू है h दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उसको हम लेस कर रहे हैं। मीन्स k से थोड़ा सा लेफ्ट साइड, k से थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड में अगर चलते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? इससे ठीक पहले वाले इंटीजर को शो करती है। तो द इंटीजर दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ k दैट इज k minus 1. So this the value of k minus h greatest integer function is k minus 1. Is it clear? So
the limit h tends to 0, k minus h minus k plus 1. Here k cancel out because h tends to 0, so the value of this left hand limit is 1. Right hand limit find करेंगे. Limit h tends to 0, f k plus h, limit h tends to 0, k plus h minus k plus h in greatest integer function. So limit h tends to 0, k plus h. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें k में कोई क्वांटिटी ऐड की जा रही है और k इंटीग्रल वैल्यू, k इज ए इंटीजर. अब इंटीजर में कोई स्मॉल क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो हमें वही नंबर मिल जाएगा k, उसके राइट साइड में मूव कर रहा है. तो k प्लस एच नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू तो नहीं होगी बिकॉज h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो k प्लस एच से लेफ्ट में जो इंटीजर होगा दैट इज k. तो यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी होगी k. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, k plus h minus k cancel out, so we get h tends to 0, so its value is 0. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है उन दोनों में अलग अलग वैल्यू शो हो रही हैं. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की आ रही है, the left hand limit is 1 and the right hand limit of this function is 0. Left hand limit and right hand limit both are not equal and the value of the function is 0. So a left hand limit is not equal to right hand limit. It means किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन गिवन था वो डिसकंटिन्यूअस है. Therefore given function fx, that was x minus greatest integer of x, is discontinuous for integral value of x. x की किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए यानी उस पॉइंट पे अगर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा. So dear students, we have discussed many problems related to continuity and I hope that you are able to solve the problems given in your NCERT book. Most of the problems I have taken here. If you have any problem, then you can discuss later. इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी जो उसका टॉपिक है उसको लेंगे. ओके, थैंक्स.